तो हेलो कैंडिडेट, आज हम लोग आप लोगों की फर्स्ट सेमेस्टर की क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम लोग इवोल्यूशन ऑफ इंडियन एजुकेशन आज स्टार्ट करेंगे, उसकी फर्स्ट यूनिट। ठीक है, सारे नोट्स प्रॉपर मैंने फर्स्ट यूनिट के आप लोगों को प्रोवाइड कर दिए हैं। बाजू में स्क्रीन शेयर हो रही है, आप वहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैंने हर एक चीज़ इस यूनिट की जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ थी पूरी प्रॉपर कवर करी है। बट अगर फिर भी कुछ चीज़ें मिस आउट हो जाती हैं तो उसका एडिशनल वीडियो मैं आप लोगों के लिए इस वीडियो के बाद ले आऊँगी। ठीक है, बट मेरे अकॉर्डिंग तो मैंने हर एक चीज़ प्रॉपर आप लोगों की कवर करी है, और जो इस यूनिट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैंने उसको खास करके हाईलाइट किया है ताकि आप लोग उसको अच्छे से समझ सको और उसको डिटेल में लिख सको। ठीक है, सो मैं स्टार्ट करते हैं। आज हम वैदिक पीरियड पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो आप लोगों ने देखा है, मैंने आपको एक बार ऑलरेडी सिलेबस ब्रीफली समझा दिया है, तो उसको एक बार देख लेना इस वीडियो को देखने से पहले, ताकि आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, जो आपकी हम फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं वैदिक पीरियड। ठीक है, वैदिक पीरियड में आपके कुछ सब टॉपिक्स हैं, वहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, स्टेप वाइज। सबसे पहला विजन। विजन यानी कि होता है मोटिव। ठीक है, तो उन लोगों का क्या मोटिव था वैदिक पीरियड में? उनका मोटिव ये था कि उन लोगों को ऐसे इंडिविजुअल्स तैयार करने थे हु आर नॉट ओनली नॉलेजेबल बट ऑल्सो स्पिरिचुअली अवेयर। ठीक है, और उनका एक एम भी था कि उन लोगों को ऐसे इंडिविजुअल्स तैयार करने थे जिनको डीप अंडरस्टैंडिंग हो लाइफ की, एथिक्स की, यूनिवर्स की, और उनको प्रैक्टिकल नॉलेज भी होनी चाहिए। वो वैदिक पीरियड में जितनी भी चीज़ें होती थी बहुत ज़्यादा ही ऐसी होती थी जो कि बहुत लाइफ में उनकी आगे बहुत मदद करती थी। ठीक है, उनका जो मोटिव था, उनका जो एम था वो फिक्स रहता था। ठीक है, उनके कुछ ऑब्जेक्टिव्स भी थे, कुछ ऑब्जेक्टिव्स मैंने यहाँ पर ऐड किए। आप चाहो तो अपने साइड से भी ढूंढ के यहाँ पर ऐड कर सकते हो, ये कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स नहीं है। ठीक है, जैसे कि पहला है हॉलिस्टिक डेवलपमेंट, जिसके अंदर आता है टू नर्चर फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स ऑफ एन इंडिविजुअल। फिर इसके बाद आता है आप लोगों का कैरेक्टर बिल्डिंग। इसमें क्या है कि मॉरल वैल्यूज़, एथिक्स और सेंस ऑफ ड्यूटी एक इंडिविजुअल में होनी चाहिए। सेंस ऑफ ड्यूटी यानी कि धर्म, हमारा कर्तव्य, हमारा काम क्या है, दूसरी चीज़ों को लेकर हमारे प्रति, इन्वायरमेंट के प्रति हम लोगों का कर्तव्य, हमारा धर्म क्या है, ये सारी चीज़ें एक इंडिविजुअल में होनी चाहिए। ये उनके ऑब्जेक्टिव्स थे। ठीक है, थर्ड है हमारा नॉलेज ऑफ द सेल्फ। इसके अंदर आएगा टू प्रमोट सेल्फ अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ वंस प्लेस इन द कॉस्मोस। कॉस्मोस का मतलब होता है यूनिवर्स। ठीक है, इसमें हम लोग हमारी सेल्फ अवेयरनेस को प्रमोट करते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव में ये भी आता है कि हम हमारा जो सेल्फ अवेयरनेस इसको हम प्रमोट करेंगे, हम हमारे यूनिवर्स में हमारा क्या महत्व है हम उसे भी समझेंगे। ठीक है, कम्युनिटी एंड सर्विस टू एनकरेज सर्विस टू सोसाइटी एंड द इन्वायरमेंट। ठीक है, हम हमारी जो सर्विस है इन्वायरमेंट के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, जैसे कि मैंने आप लोगों को ऊपर बताया है जस्ट, ये सारी चीज़ें भी इसके ऑब्जेक्टिव्स के अंदर कवर होने वाली है। फिर इसके बाद है प्रिजर्वेशन ऑफ नॉलेज। प्रिजर्वेशन ऑफ नॉलेज का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है हमारी डे टू डे लाइफ में। जैसे कि आप लोग जानते हो, अभी हम वैदिक पीरियड पढ़ रहे हैं, तो वैदिक पीरियड भी हम लोग प्रिजर्व ही कर रहे हैं। जो हमारा वैदिक पीरियड की जो भी नॉलेज है उसको हम प्रिजर्व कर करके पास डाउन करते जा रहे हैं हमारी आगे वाली जनरेशन में। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पर प्रिजर्वेशन ऑफ नॉलेज में गिवन है। प्रिजर्वेशन ऑफ नॉलेज से क्या होता है, हमारा जो कल्चर है, हमारा जो एथिक्स है, जो हमारे रिचुअल्स है, ये सारी चीज़ें क्या है पास डाउन होती रहती है जनरेशन टू जनरेशन। ठीक है, ये भी इसका एक ऑब्जेक्टिव है वैदिक पीरियड का। कुछ साइलेंट फीचर्स हैं, हम साइलेंट फीचर्स भी देख लेते हैं। मैंने 5 साइलेंट फीचर्स यहाँ पर इंक्लूड किए हैं। पहला है गुरु शिष्य ट्रेडिशन। ठीक है, जो गुरु और शिष्य का ट्रेडिशन था, जो उन लोगों का रिलेशनशिप था, वो बहुत ज़्यादा पर्सनल था। ठीक है, गुरु शिष्य को सिर्फ क्लास तक ही गाइड नहीं करते थे, वो उनको पर्सनली गाइडेंस भी प्रोवाइड करते थे। ठीक है, और फिर है इंटीग्रेटेड करिकुलम। करिकुलम यानी कि आप लोगों का सिलेबस। हमारे यहाँ क्या होता है, हर एक चीज़, हर एक सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर्स होते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं प्रॉपर। बट वैदिक पीरियड में क्या होता था कि बहुत सारी उनको अलग अलग प्रकार की बहुत सारी उन लोगों को नॉलेज प्रोवाइड करते थे, बट सारी ही नॉलेज को एक ही गुरु उन बच्चों को सिखाता था, बताते थे। ठीक है, और एक ही टाइम पर, मतलब एक ही टाइम इन द सेंस कि हमारे अलग अलग सब्जेक्ट्स डिवाइडेड है, बट वहाँ पर कोई सब्जेक्ट डिवाइडेड नहीं था, उन लोगों को सब कुछ कंबाइन ही पढ़ाया जाता था एक ही टीचर के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर गिवन ब्लेंड ऑफ स्पिरिचुअल स्टडीज, साइंस, आर्ट्स एंड प्रैक्टिकल स्किल्स प्रमोटिंग कम्प्रहेंसिव नॉलेज। तो देखो, उन लोगों के सिलेबस में सारी चीज़ों को कंबाइन किया गया था, जैसे कि स्पिरिचुअल स्टडीज़। ठीक है, स्पिरिचुअल चीज़ों की पढ़ाई, साइंस, आर्ट्स, प्रैक्टिकल स्किल्स, ये सारी चीज़ें वहाँ पर उन्हीं मतलब उनके जो सिलेबस है, ये सारी चीज़ें सभी कुछ कंबाइन में उन लोगों को सिखाई जाती थी, पढ़ाई जाती थी। इसके बाद आता है रिचुअल एंड डिसिप्लिन्स। रेगुलर रिचुअल्स एंड डिसिप्लिन्स टू एनहेंस फोकस, कंसंट्रेशन एंड एथिकल बिहेवियर। भाई ये तो बहुत ही ज़्यादा कॉमन चीज़ है। अगर हम लोग रिचुअल्स, हमारे डिसिप्लिन हम मेंटेन करके रखेंगे तो ऑब्वियस सी बात है हमारा कंसंट्रेशन बढ़ेगा, हमारी जो भी डे टू डे लाइफ की जो भी चीज़ें चलती जा रही है जिसमें हम लोग इन्वॉल्व है, ठीक है, उसमें हमारा अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट निकल के आएगा। बिकॉज कंसंट्रेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ होती है, सभी जन जानते हैं।
स्टिल हाँ, आप लोग में से बहुत बच्चे आज मानते होंगे और कुछ नहीं भी मानते होंगे, बट हाँ, कंसंट्रेशन बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव है। अगर आप करते हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, खुद का सेल्फ डिसिप्लिन, रिचुअल्स, रेगुलर रिचुअल्स, खुद का सेल्फ डिसिप्लिन, ये सब कुछ इन्हेंस करता है अपना फोकस, अपना कंसंट्रेशन, अपना एथिकल बिहेवियर, ठीक है। ये भी एक इसका साइलेंट फीचर है किसका, वैदिक पीरियड का। फिर है नेचर एंड एनवायरनमेंट, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विथ नेचर, प्रमोटिंग सस्टेनेबिलिटी एंड रिस्पेक्ट फॉर ऑल लिविंग बींग्स, ठीक है। हमारा एक वैदिक पीरियड में हम लोगों को साइलेंट फीचर्स में ये भी देखने को मिलता है कि हमारा एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है नेचर के साथ में, हमारा कुछ कर्तव्य बनता है उनके प्रति भी, नेचर के साथ, ह्यूमन बीइंग्स के साथ, जितने भी लिविंग थिंग है हमारे यूनिवर्स में, हम सभी का उन सब चीज़ों पे के प्रति कुछ काम बनता है, कुछ ड्यूटी है जो कि हम लोगों को पूरी करनी चाहिए। ये सारी चीज़ें हम लोगों को वैदिक पीरियड में सीखने को मिलती है, ठीक है। फिर इसके बाद है संस्कृत ऐसे मीडियम, वहाँ पर वैदिक पीरियड में संस्कृत ही था, मतलब बोलचाल की भाषा में संस्कृति यूज़ की जाती थी, कुछ इंस्ट्रक्शंस वगैरह उन लोगों को प्रोवाइड मतलब बताए जाते थे तो वो संस्कृत में ही किया जाता था। यहाँ पर लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ सकते हैं, यूज़ ऑफ संस्कृत फॉर इंस्ट्रक्शन, पढ़ाने के लिए भी संस्कृत का ही यूज़ किया जाता था, ठीक है। वैदिक पीरियड में संस्कृत ही लैंग्वेज हुआ करती थी, बहुत मतलब मेजर जो लैंग्वेज हुआ करती थी वो संस्कृत ही मानी जाती है, ठीक है। फिर हमारा बी पॉइंट आ गया है टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस। टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस में सबसे पहले आप लोगों को देखने को मिलेगा गुरु शिष्य रिलेशनशिप। गुरु शिष्य रिलेशनशिप वैदिक पीरियड में बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव था। देखो मैं पढ़ के बताती हूँ। पर्सनल मेंटरशिप आएगा इसमें, इमर्सिव लर्निंग आएगा। पर्सनल मेंटरशिप में आप लोगों को ये देखने को मिलेगा कि जो एजुकेशन वॉज प्राइमरली कंडक्टेड थ्रू ए क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन द गुरु एंड शिष्य, ठीक है। जो टीचर का और जो स्टूडेंट का रिलेशनशिप था, एक बहुत ज़्यादा क्लोज रिलेशनशिप था, एक ऐसा रिलेशनशिप था जिसमें रिस्पेक्ट है, ठीक है, ट्रस्ट है, पर्सनल गाइडेंस है। जो टीचर है वो उनको सिर्फ और सिर्फ बुकिश नॉलेज नहीं प्रोवाइड करते थे, वो उनको उनकी डे टू डे लाइफ की भी जितनी भी चीज़ें चल रही है उसके प्रति भी उन लोगों को नॉलेज देते थे, ताकि बच्चों का जो भी डेवलपमेंट हो वो पूरी तरीके से हो, ना कि सिर्फ बुकिश चीज़ों से ही रिलेटेड हो, ठीक है। और उन लोगों का जो गुरु और शिष्य थे वो साथ में ही रहते थे। यहाँ पर देखो सेकंड पॉइंट में गिवन है, स्टूडेंट्स लिव विद देयर गुरुज इंगेजिंग इन बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लर्निंग्स विच इंक्लूडेड डेली कोर्स एंड रिचुअल्स। शिष्य जो था गुरु के साथ ही रहता था, वो फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों ही तरीके से गुरु से ज्ञान की प्राप्ति करता था, ठीक है। फिर सेकंड वाला है ओरल ट्रेडिशन। ओरल ट्रेडिशन में आप लोगों को दो चीज़ें देखने को मिलेगी, श्रवणा, मनना, ठीक है। श्रवणा को आप श्रवण भी बोल सकते हो और मनना को आप मनन भी बोल सकते हो। श्रवणा यानी कि लिसनिंग होता है और मनना यानी कि रिफ्लेक्शन होता है। जो वहाँ पर नॉलेज पढ़ा, मतलब जो वहाँ पर पढ़ाया जाता था वो सब कुछ ही ऑरली हुआ जाता, मतलब हमारे यहाँ पर क्या होता है कि हमारे टीचर्स पढ़ाते हैं, हम लोग लिखते हैं हमारी नोटबुक्स वगैरह में, रिटन वर्क भी होता था। बट जब वैदिक पीरियड था, वैदिक पीरियड में कुछ रिटन वर्क नहीं होता था, जो टीचर बोलता था वो ही स्टूडेंट सुनता था, ठीक है, उसी को फिर अपनी डे टू डे लाइफ में इम्प्लीमेंट करता था। यही सारी चीज़ें वहाँ पर की जाती थी, जैसे कि नॉलेज वॉज ट्रांसमिटेड ऑरली, ठीक है, स्टूडेंट सुनता था और टीचर बोलते थे, ठीक है। इसी के द्वारा उन लोगों का जो नॉलेज है उसका ट्रांसमिशन कंटिन्यू ऐसा मतलब आगे बढ़ता रहता था। फिर इसके बाद है मनना। आफ्टर लिसनिंग, सुनने के बाद स्टूडेंट एनकरेज होता था, ठीक है, वो सारी चीज़ें जो उसने सुनी है, जो ज्ञान प्राप्त किया अपने गुरु से, वो फिर सोचता था, उसको अपनी डे टू डे लाइफ में इम्प्लीमेंट करता था। यही चीज़ इसमें गिवन है। फिर प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस थर्ड नंबर पे है, ठीक है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग और फील्ड स्टडीज़। Learning was often experiential, involving practical applications of knowledge in daily life, rituals and community services, ठीक है। जो स्टूडेंट थे उनको, जो उनके गुरु थे, प्रैक्टिकल नॉलेज एक हद तक प्रोवाइड करने की कोशिश करते थे। प्रैक्टिकल नॉलेज उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा मतलब हम लोगों को हर एक प्रकार से वो लोग प्रैक्टिकल नॉलेज ही देने की कोशिश करते थे, क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज एक ऐसी चीज़ होती है जो याद रहती है, ठीक है, याद रहती है। और वो चीज़ बच्चों को इस प्रकार से याद हो जाती है, इस प्रकार से समझ में आ जाती है कि वो चीज़ वो कभी नहीं भूल पाते हैं, और वो चीज़ फिर वो आगे भी अपनी जो लाइफ जितनी भी चीज़ें आने वाले हैं उन सब चीज़ में वो लोग उसे इम्प्लीमेंट करते हैं, उससे कुछ ना कुछ चीज़ें सीखते हैं, ठीक है। फील्ड स्टडीज़, स्टूडेंट्स को नेचुरल फिनोमेना, एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स, ये सारी चीज़ें भी सिखाई जाती थी ऑब्जर्वेशन से और हैंड ऑन एक्सपीरियंसेस से, ठीक है। फिर इसके बाद है करिकुलम। डाइवर्स सब्जेक्ट, करिकुलम में बहुत सारे सब्जेक्ट्स थे। फोकस ऑन वैल्यूज़, जैसे कि आप लोगों को देखने को मिलेगा, द करिकुलम इंक्लूडेड वेदास, फिलोसफी, एथिक्स, आर्ट, साइंस एंड स्किल्स नेसेसरी फॉर लिवलीहुड, ठीक है। जो करिकुलम था उसमें वेदास भी था, फिलोसफी थी, एथिक्स था, आर्ट्स था, साइंस था और स्किल्स थी, जो कि सारी चीज़ें अपनी
डे टू डे लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में इंपॉर्टेंस रखती है कहीं ना कहीं, ठीक है। और फोकस ऑन वैल्यूज़, वो सिर्फ और सिर्फ बुकिश लैंग्वेज पे ही फोकस नहीं करते थे, अपने वैल्यूज़ पे, जैसे कि अपनी मॉरल चीज़ें हो गई, मॉरल वैल्यूज़ हो गए, एथिकल चीज़ें हो गई, ये सारी चीज़ों पे भी उन लोगों का फोकस चलता था। आप लोगों के एकेडमिक एजुकेशन से के साथ साथ ये सारी चीज़ों पे भी उन लोगों का फोकस चलता रहता था। वो एजुकेशन की चीज़ें तो पढ़ाते थे, एकेडमिक नॉलेज आप लोगों को प्रॉपर प्रोवाइड करते थे, बट इसके साथ साथ आप लोगों को मॉरल चीज़ें, एथिकल चीज़ें भी सिखाया जाता था वैदिक पीरियड में, ठीक है। रिचुअल एंड डिसिप्लिन्स, ठीक है, रेगुलर रिचुअल्स तो आप लोगों के, जो आप लोगों को देखने को मिलते हैं वैदिक पीरियड में, वो आप लोगों को गुरु के द्वारा ही सिखाए जाते थे, ठीक है। वैदिक पीरियड में कुछ कुछ आप लोगों को आगे पढ़ने को मिलेगा कि कुछ कुछ ऐसे स्कूल्स भी थे जहाँ पर सिर्फ रिचुअल चीज़ें ही पढ़ाई जाती थी और सिखाई जाती थी, ठीक है। वहाँ पर कोई बुकिश चीज़ें नहीं होती थी और वो एक इनफॉर्मल चीज़ में काउंट होती थी। अभी जो आपके स्कूल्स वगैरह ये सारी फॉर्मल चीज़ में काउंट होती है, बट जहाँ पर स्पिरिचुअल चीज़ें सिखाई जाती थी पर्टिकुलरली सिर्फ वो ही, तो वो चीज़ आप लोगों की इनफॉर्मल चीज़ में काउंट होती थी। मैं आप लोगों को आगे बताऊंगी जब मैं कंटिन्यू करते जाऊंगी, ठीक है। फिर साधना, ठीक है, साधना आप लोगों को पता होगा साधना क्या होता है। साधना यानी कि मन लगाना, ठीक है। देखो, स्टूडेंट्स इंगेज इन मेडिटेशन एंड अदर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस टू डेवलप सेल्फ डिसिप्लिन एंड इनर अवेयरनेस, ठीक है। साधना बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव चीज़ है। अगर आप आपकी डे टू डे लाइफ में करते हो तो आपको इसका रिजल्ट बहुत ही जल्दी मिलेगा और बहुत ही ज़्यादा अच्छा मिलने वाला है, ठीक है। साधना, मेडिटेशन, ठीक है, मेडिटेशन करो, ये सारी चीज़ें आप लोगों की कहीं में मदद करेगी, इनर अवेयरनेस को लेके, खुद की अवेयरनेस को लेके मदद करेगी कहीं ना कहीं, और सेल्फ डिसिप्लिन को भी लेकर करने वाली है। हमारा 6th पॉइंट था कोलैबोरेटिंग लर्निंग, ठीक है। कोलैबोरेटिंग लर्निंग में सबसे पहला है ग्रुप डिस्कशन। जैसे कि आप लोगों को भी पता है 12th क्लास तक आपने भी बहुत सारे ग्रुप डिस्कशन करे होंगे, तो इसमें काफ़ी डिबेट्स होती है, एक दूसरे के नॉलेज के बारे में हम लोगों को पता चलता है कि कौन व्यक्ति किस प्रकार से सोच सकता है, किसकी जो थिंकिंग लेवल है वो किस प्रकार से जा सकती है, कौन हट के सोच सकता है, ये सारी चीज़ें हम लोगों को ग्रुप डिस्कशन में पता चलती है, ठीक है। एक दूसरे की जो नॉलेज है वो एक दूसरे के साथ शेयर होती है, हमारी जो क्रिटिकल थिंकिंग है उसमें एनकरेजमेंट होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम लोगों को कैसे पता चलती है, ग्रुप डिस्कशन से पता चलती है। इसके बाद कम्युनिटी इंगेजमेंट, ये भी एक काइंड ऑफ ग्रुप डिस्कशन भी है। हम लोग जब कम्युनिटी से इंगेज करेंगे तब हम लोगों को और चीज़ों के बारे में अवेयरनेस बढ़ेगी हमारी चीज़ों को लेकर, बहुत ज़्यादा नॉलेज हम लोगों की एक हद तक बढ़ेगी। जो चीज़ों के बारे में हम लोगों को नहीं पता है वो भी हम लोगों को इन सब चीज़ों के बारे में पता चलेगा, ठीक है। फिर असेसमेंट की बात आ जाती है। असेसमेंट में ऑब्जर्वेशन असेसमेंट की मैंने कि जो हमारा प्रोग्रेस है वो सिर्फ हम लोग कैसे पढ़ते हैं, किस प्रकार पढ़ते हैं, बस इसी चीज़ को लेकर वैदिक पीरियड में नहीं काउंट किया जाता था। हमारा जो प्रोग्रेस है वो हमारी रियल लाइफ की चीज़ों को लेकर भी काउंट किया जाता था। जैसे कि यहाँ पर गिवन है, हाँ, स्टूडेंट का कैरेक्टर कैसा है, बिहेवियर कैसा है, एंड एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज उसकी रियल लाइफ में कैसी है, ठीक है। ये सारी चीज़ों को देखकर उसका प्रोग्रेस रिपोर्ट तैयार किया जाता था, ठीक है, कहाँ पर, वैदिक पीरियड में। फिर इसके बाद है 6th पॉइंट है आप लोगों का डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। इसमें सबसे पहले है टाइप्स ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। इसमें गुरुकुल्स, ठीक है, गुरुकुल्स बच्चों के लिए होते हैं, छोटे बच्चों के लिए गुरुकुल्स होते हैं, जहाँ पर जो गुरु होते हैं वो बच्चों के घर पे पर्टिकुलरली जाते हैं, उनको पढ़ाते हैं, और जो उनकी फ़ीस होती है वो फैमिली मेम्बर्स से उन लोगों को देते हैं, ठीक है। ये एक इनफॉर्मल में काउंट होता है, ठीक है। जो इनफॉर्मल स्कूल्स होती है उसके अंदर आप लोगों का गुरुकुल काउंट होता है, ठीक है। इनफॉर्मल स्कूल्स रन बाय गुरु यूजुअली लोकेटेड इन देयर होम, दे वेयर प्राइमरी फाइनेंस थ्रू कंट्रीब्यूशन फ्रॉम स्टूडेंट्स फैमिलीज, ठीक है। पाठशाला फॉर्मल स्कूल्स के अंदर काउंट होता है, थोड़े बड़े जो बच्चे हैं उन लोगों के लिए होता है, बच्चे प्रॉपर जाते हैं स्कूल में, ठीक है, जो कि एफिलिएटेड होते हैं टेम्पल से, ठीक है। फिर इसके बाद है यूनिवर्सिटीज़, विश्वविद्यालय, ठीक है। आप लोगों को कुछ फेमस विश्वविद्यालय पढ़ने को मिलेंगे वैदिक पीरियड में, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने आप लोगों को वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि मैं कुछ चीज़ें हाईलाइट करूँगी, उसका ध्यान रखना, क्योंकि ये सारी चीज़ों को आप लोगों की, मतलब ये सारी चीज़ें आप लोगों को डिटेल में लिखनी है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आप लोगों के एग्जाम में डायरेक्ट पूछी जाती है, ठीक है, पूछी जाएगी, और ध्यान रखना ये, ठीक है। सो है फेमस विश्वविद्यालय आप लोगों के हैं नालंदा एंड तक्षशिला, ठीक है। इसमें आप लोगों की हायर एजुकेशन आप लोगों को पढ़ाई जाती थी, हायर एजुकेशन दी जाती थी, और स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग भी आप लोगों को प्रोवाइड की जाती थी। सेकेंड है, ये इसको हम डिटेल में थोड़ा सा नीचे देखेंगे दोनों यूनिवर्सिटीज़ को। फिर सेकेंड है फाइनेंसिंग एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। अब भाई आप लोग पढ़ा रहे हो, इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस चला रहे हो, स्कूल्स चला रहे हो, तो इन सब के लिए पैसे वगैरह की तो ज़रूरत पड़ेगी, तो इन सारी चीज़ों का खर्चा था वो कैसे निकलता था, तो यहाँ पर गिवन है डोनेशंस, जैसे कि जो किंग होते थे, लोकल कम्युनिटी मेम्बर्स होते थे, ठीक है, जो कि अमीर लोग हुआ करते थे वैदिक पीरियड में, वो सभी डोनेशन करते थे। किस फॉर्म में करते थे, लैंड के फॉर्म में, मनी के फॉर्म में, रिसोर्सेज के फॉर्म में, ये सारी चीज़ें डोनेट करते थे, किस चीज़ के लिए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए।
फीस एंड कॉन्ट्रीब्यूशंस, स्टूडेंट्स की फैमिली भी कंट्रीब्यूट करती थी, उनकी जितनी कैपेबिलिटी होती थी, ठीक है, उतनी वो लोग फ़ीस वहाँ पर प्रोवाइड करते थे, ठीक है। फिर उन वो जो फ़ीस प्रोवाइड करते थे उसमें ये चीज़ भी इंक्लूडेड है, दिस इंक्लूड ग्रेन्स, लाइफ स्टॉक और लेबर, ठीक है। टेम्पल सपोर्ट, टेम्पल का भी सपोर्ट होता था, मैनी इंस्टीट्यूशंस वेयर सपोर्टेड बाय टेम्पल फंड्स, ठीक है। काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट्स टेम्पल के जो भी फंड्स आता था, यानी कि टेम्पल्स जो भी दक्षिणा लोग उन देते थे यहाँ पर टेम्पल्स में, उससे भी स्कूल्स और इंस्टीट्यूट्स को सपोर्ट मिलता था। फिर इसके बाद है मैनेजमेंट स्ट्रक्चर। अब इतनी बड़ी चीज़ें चल रही है, स्कूल्स वगैरह चल रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस वगैरह चल रहे हैं, तो इन सब चीज़ों को मैनेज कौन करेगा, ठीक है। इन सब चीज़ों को मैनेज करने में सबसे बड़ा रोल हमारा गुरु ही प्ले करता है, गुरु ही सारी चीज़ें देखता था, गुरु एज एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। द गुरु नॉट ओनली टॉट बट ऑल्सो मैनेज द इंस्टीट्यूशंस, ओवरसीइंग फाइनेंस, करिकुलम एंड स्टूडेंट्स वेलफेयर। गुरु का काम सिर्फ बच्चों को पढ़ाने का नहीं होता था, वहाँ पर वो इंस्टीट्यूट को मैनेज भी करता था, पैसों का भी सारी जिम्मेदारी को मतलब देखता था, फाइनेंस को भी पूरा मैनेज करके चलता था, करिकुलम भी डिज़ाइन करता था, एक स्टूडेंट का वेलफेयर भी देखता था, ठीक है। गुरु का इतना वहाँ पर काम हुआ करता था, मतलब गुरु ने एक हद तक सारी ही चीज़ें गुरु ने ही वैदिक पीरियड में प्ले करी है, उनका बहुत बड़ा मेजर रोल था, ठीक है, वैदिक पीरियड में। आप लोगों का बी पॉइंट है कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट। Local community plays a significant role in the management, supporting the institutions and participating in governance, ठीक है। लोकल कम्युनिटीज़ भी कुछ ना कुछ मैनेजमेंट में अपना योगदान प्रोवाइड करते थे। फिर इसके बाद में है स्टूडेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। स्टूडेंट्स ऑफन कंट्रीब्यूट टू द इंस्टीट्यूशंस थ्रू कोर्स एंड सर्विसेज। स्टूडेंट्स भी थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन देते थे इन सब चीज़ों में, ठीक है। गुरु के साथ साथ स्टूडेंट्स की भी कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी सारी चीज़ें मैनेज करने में। फिर है हमारा फोर्थ करिकुलम मैनेजमेंट। करिकुलम मैनेजमेंट में दो चीज़ें देखने को मिल रही है, फ्लेक्सिबल करिकुलम। द करिकुलम वॉज अडेप्टेड टू द नीड्स ऑफ द स्टूडेंट्स एंड द कम्युनिटी। जो करिकुलम उन लोगों ने अडेप्ट किया था वैदिक पीरियड में, स्टूडेंट्स की नीड को भी देखा गया था, कम्युनिटी की भी नीड को देखा गया था, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ बुकिश चीज़ें ही नहीं पढ़ाई गई थी, जिसके मैंने पहले कहा आप लोगों को, स्टूडेंट की डे टू डे लाइफ में जिस भी चीज़ की उनको ज़रूरत पड़ती है वो सारी चीज़ों का नॉलेज वो लोग उन लोगों को प्रोवाइड किया करते थे वैदिक पीरियड में, ठीक है। मेंटरशिप सेकंड है आप लोगों का मेंटरशिप मॉडल्स। यहाँ पर क्या होता था कि जो सीनियर स्टूडेंट्स होते थे वो टीचर के असिस्टेंट बन के जूनियर बच्चों को पढ़ा दिया करते थे, ठीक है। फिर इसके बाद है आप लोगों का डी पॉइंट आ चुका है, फेमस एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। तो फेमस एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के बारे में मैंने आप लोगों को ऊपर बताया कि 2 विश्वविद्यालय हम लोग पढ़ने वाले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आप लोगों को इसको डिटेल में तो नहीं पढ़ा रही हूँ, बट इसमें बहुत डिटेल में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोग चाहो तो पढ़ सकते हो, क्योंकि ये डायरेक्ट शॉर्ट नोट्स में पूछे जाते हैं। शॉर्ट नोट्स बस नाम के शॉर्ट नोट होते हैं, बाकी लिखना आप लोगों को पेज भर भर के होता है, ठीक है। तो अगर आप लोग चाहोगे तो मैं इसका एक डिटेल में वीडियो बना दूँगी, उस वीडियो में सारी चीज़ें हर एक चीज़ कवर हो जाएगी कि आप लोगों का जो विश्वविद्यालय था वो कैसा था, उसका एंट्रेंस कैसा था, बच्चों को वहाँ एडमिशन कैसे मिलता था, वहाँ पर क्या क्या डिग्री हुआ करती थी, कौन कहाँ से पढ़ाने आता था, कौन कौन सी लैंग्वेज यूज़ होती थी, ऐसी बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलती है ये इंस्टीट्यूशंस में, ठीक है। हम लोग फटाफट देख लेते हैं। एक ओवरव्यू छोटा सा मैंने प्रोवाइड किया, अगर आप चाहोगे तो मैं कोशिश करूँगी कि इस पर डिटेल वीडियो भी लेकर आऊँ आप लोगों के लिए, ठीक है। सबसे पहले है नालंदा यूनिवर्सिटी जो कि बिहार में है, ठीक है। इस्टेब्लिश्ड इन द 5th सेंचुरी, नालंदा वाज वन ऑफ द वर्ल्ड्स फर्स्ट रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी, जहाँ पर स्कॉलर्स, जहाँ पर बच्चे बहुत दूर दूर से पढ़ने आया करते थे, ठीक है। ये दुनिया की पहली रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी है। यहाँ पर बहुत सारे कोर्सेज चलाए जाते थे, सब्जेक्ट्स चलाए जाते थे, जो कि फ़िलोसफी, मैथमेटिक्स, मेडिसिन, एस्ट्रोनॉमी भी इंक्लूड करता था, ठीक है। फिर इसके बाद है तक्षशिला, आप लोगों का तक्षशिला, ठीक है। तक्षशिला मॉडर्न डे पाकिस्तान, यानी कि तक्षशिला पाकिस्तान के आजकल अंडर आता है। आजकल क्या, जब पार्टीशन हुआ था, जब तक्षशिला पाकिस्तान के अंडर आ चुका था, ठीक है। ये क्या है, इसका ओवरव्यू देख लेते हैं। डेटिंग बैक टू अराउंड द 6th सेंचुरी, तक्षशिला वॉज ए प्रोमिनेंट सेंटर फॉर हायर लर्निंग, offering courses in various fields like medicine, politics, and military science. It played a crucial role in the development of ancient Indian education, ठीक है। फिर है विक्रमशिला, तो यहाँ पर नहीं आएगा। काशी देख लीजिए आप लोग, ठीक है। काशी में आप लोग, काशी एक इनफॉर्मल के अंदर काउंट होता है, ठीक है। ये नोन फॉर इट्स टेम्पल्स एंड एज ए कल्चरल सेंटर, वाराणसी हैड मैनी इनफॉर्मल एजुकेशन सेटिंग्स वेयर स्पिरिचुअल एंड फिलोसॉफिकल टीचिंग वेयर शेयर्ड।
मैंने आप लोगों को ऊपर कहा था कि कुछ इंस्टीट्यूट कुछ ऐसे होते हैं जहाँ पर सिर्फ स्पिरिचुअल चीज़ें ही पढ़ाई जाती हैं, ठीक है। तो जो काशी है वो इनफॉर्मल में ही काउंट होता है, वहाँ पर आप लोगों को स्पिरिचुअल चीज़ें और फिलोसॉफिकल टीचिंग ही वहाँ पर पढ़ाई जाती हैं और वही ज्ञान आप लोगों को प्रोवाइड किया जाता है। फिर है आप लोगों का गुरु शिष्य ट्रेडिशन भी हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले गुरु का रोल क्या था, तो मैंने आप लोगों को ऊपर भी बता दिया बट फिर भी अगेन रिपीट करती हूँ। मेंटर एंड गाइड। द गुरु वॉज नॉट ओनली अ टीचर बट ए स्पिरिचुअल गाइड रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द शिष्य। गुरु सिर्फ और सिर्फ टीचर नहीं थे, वो एक स्पिरिचुअल गाइड भी थे, ठीक है। वो रिस्पॉन्सिबल थे स्टूडेंट के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। होलिस्टिक एजुकेशन। गुरु टॉट थ्रू पर्सनल एग्जाम्पल्स फोकसिंग ऑन मॉरल वैल्यूज, डिसिप्लिन्स एंड लाइफ स्किल्स अलॉन्ग साइड अकेडमिक नॉलेज। जो गुरु थे वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस को लेकर बच्चों को पढ़ाते थे, मतलब जो उन्होंने पर्सनल एक्सपीरियंस किया अपनी लाइफ में उसके एग्जांपल्स ले लेके बच्चों को पढ़ाते थे ताकि उनको एक प्रैक्टिकल नॉलेज हो उस सब चीज़ों का, ठीक है। और वो अपना मेजर फोकस एकेडमिक चीज़ों के साथ साथ मोरल वैल्यूज़, डिसिप्लिन, इन सब चीज़ों पे भी, एथिक्स वगैरह पे भी रख कर चलते थे, ठीक है। फिर शिष्य का रोल क्या था? शिष्य का था डेवोशन एंड रिस्पेक्ट। स्टूडेंट्स जो थे वो अपने गुरु को बहुत ज़्यादा मान सम्मान दिया करते थे, उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते थे, उनकी हर एक बात मानते थे। वो छोटी छोटी सर्विसेज भी अपने गुरु को प्रोवाइड करते थे, जैसे कि उनके कुछ घर वर के कामों में गुरु की मदद कर देना, ठीक है। वो सारी चीज़ें भी गुरु के साथ रहकर सीखते थे और करते थे, ठीक है। फिर इसके बाद आप लोगों का ई पॉइंट देख लेते हैं हम लोग। अब ई पॉइंट में आप लोगों का एजुकेशन एट द टाइम ऑफ एपिक्स, रामायण एंड महाभारत, ठीक है। कंटेक्स्ट ऑफ एजुकेशन इन द एपिक्स, इसमें आप लोगों को कल्चरल फ्रेमवर्क देखने को मिल रहा है, हॉलिस्टिक अप्रोच देखने को मिल रहा है। ये सारी चीज़ें को, ये जितनी भी चीज़ें यहाँ पर मैंने सभी को हाईलाइट कर दिया है। इसमें इतनी ज़्यादा चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसको आपको एक बार रीड आउट करना है। मैं इसका प्रॉपर आपको स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, आप लोग एक बार देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसको समझने की बस आप एक बार रीड आउट कर लोगे तो आप समझ जाओगे, इसमें इतना कुछ खास नहीं है, बट हाँ इसको एक बार पढ़ ज़रूर लेना, ठीक है। की फीचर्स क्या है एजुकेशन के, ठीक है। गुरुकुल का सिस्टम क्या है, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। और नोटेबल कैरेक्टर ऑफ देयर एजुकेशन, ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है फिर, ठीक है। मॉरल एंड एथिकल। सिक्स्थ पॉइंट, लास्ट पॉइंट है आप लोगों का, रोल ऑफ वुमेन्स, ठीक है। यहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि वैदिक पीरियड में जो मेल एजुकेशन है उसी पे फोकस दिया जाता था, बट कुछ फीमेल कैरेक्टर्स थे, सीता और द्रौपदी, जिनकी इंटेलिजेंस, स्ट्रेंथ और जो मोरल इंटीग्रिटी थी वो इंडिकेट करती इंपॉर्टेंस ऑफ वुमेन एजुकेशन इन सोसाइटी, ठीक है। बट ऐसा हमारे सर ने बताया था, मुझे कंफर्म नहीं पता, आप लोग एक बार क्रॉस चेक कर लेना कि अर्लियर वैदिक पीरियड में वुमेन्स, कुछ वुमेन्स ऐसी हुआ करती थी जिनको गुरु घर पे पढ़ाने जाते थे, पर अर्लियर वैदिक पीरियड में सारी चीज़ें बंद कर दी गई थी। ये एक बार आप क्रॉस चेक कर लेना। अभी ऑल ऑफ सडन मुझे ये चीज़ याद आई है तो मैंने आप लोगों को बता दी, वरना मैं इसको चेक करके आप लोगों को बताती, ठीक है। तो ये एक बार आप क्रॉस चेक कर लेना। आप लोगों को वैदिक पीरियड में भी अर्लियर वैदिक पीरियड, पोस्ट वैदिक पीरियड, ये सारी चीज़ें पढ़नी पड़ती है। मैंने आप लोगों को एक ओवरव्यू बता दिया है सभी चीज़ों का, ठीक है। अगर मुझे लगा कि ये सफिशिएंट नहीं है, अगर आप लोगों ने कहा कि दीदी हमें और डिटेल में हर चीज़ पढ़नी, जैसे कि एग्जांपल नालंदा यूनिवर्सिटी, तक्षशिला यूनिवर्सिटी, इन सब चीज़ों के बारे में कोई सा भी पर्टिकुलर टॉपिक है जो भी मैंने आपको पढ़ाया है उन सब चीज़ों को आपको और डिटेल में पढ़ना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मैं और कोशिश करूँगी। देखो मेरे पास बहुत सारे नोट्स बने, बहुत सारी चीज़ें डिटेल में सब कुछ है, क्योंकि हमारे सर ने हमको हर एक चीज़ एक स्टोरी के जैसे समझाया था। मतलब बहुत सब कुछ प्रॉपर वे में तैयार है, बट यूट्यूब पे सब चीज़ें मतलब इतना डिटेल में तो मैं आप लोगों को नहीं पढ़ा सकती हूँ। जितना मुझसे हुआ कि भाई हर एक चीज़ मुझे कवर करनी है, इतनी चीज़ें कवर कर लूँगी तो आप लोगों का जितना भी सिलेबस है प्रॉपर हो जाएगा। मैंने कोशिश करी है करवाने की, ठीक है। अगर आप लोगों को लग रहा है कि आप लोगों को कुछ और नॉलेज चाहिए, डिटेल में चाहिए इस यूनिट से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मैं आप लोगों को प्रॉपर वो चीज़ का भी वीडियो फॉर्म में समझाने की कोशिश करूँगी, ठीक है। नोट्स भी लेकर आऊँगी उस चीज़ के। बाकी नालंदा और तक्षशिला को प्रॉपर वे में तैयार कर लेना, ये डायरेक्ट पूछा जाता है, ठीक है। बाकी तो कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं है। हाँ, बच्चों का, बहुत सारे बच्चों का यही डाउट होगा कि दीदी एक चीज़ बार बार रिपीट हो रही है, मतलब हर, तो देखो ये चीज़ होती है। जब हम लोग पढ़ने बैठे थे ना तब हम लोगों को भी लगा था कि भाई इन सब चीज़ों में तो एक ही चीज़ है जो हर जगह रिपीट हो रही है। अभी आपने पहली बार वैदिक पीरियड पढ़ा है, अब जब बुद्धा पीरियड, जैन पीरियड पढ़ोगे, जब आप लोगों को और हौच पौच हो जाएगा माइंड में और लगेगा भाई ये तो हमने वैदिक में पढ़ा था, नहीं हमने बुद्धा में पढ़ा था कि जैन में पढ़ा था। ये सारी चीज़ें आप लोगों के माइंड में चलती रहेगी। तो आप लोग अभी वैदिक स्टार्ट किया तो वैदिक का एकदम कॉन्सेप्ट जो है ना क्लियर रखो, ताकि आप लोगों को बाद में बुद्धा में और जैन में कोई कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि सारी चीज़ें सिमिलर ही चलेगी,
ठीक है। बहुत चीज़ें आएगी आप लोगों की आगे, तब आप लोगों को बहुत कन्फ्यूज़न होगा। इसके लिए अगर मैं आप लोगों को एक एक चीज़ें पढ़ा रही हूँ तो आप मेरे साथ साथ चीज़ों को क्लियर करते जाइए। जितना पढ़ाया है उतना सफिशिएंट है, बस इन यही नोट्स को थोड़ा सा डिटेल में आप लोग ढूंढने की कोशिश करो। जैसे कि मैंने आपको ऑब्जेक्टिव्स बता दिए, साइलेंट फीचर्स बता दिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें अगर आप चाहो तो कुछ ऑब्जेक्टिव्स आप और ऐड कर सकते हो, नहीं करना है कोई बात नहीं, बट जो चीज़ें मैंने उसके अंदर बताई उसको आप डिटेल में समझा तो सकते हो, ठीक है। ये चीज़ तो आप कर सकते हो, तो ये चीज़ कर लेना, क्योंकि आप लोग अब इतना इतना तो नहीं लिख सकते हो पेपर में, आप लोगों को बहुत ज़्यादा लिखना पड़ेगा, है ना, क्योंकि आप लोगों को अब कॉलेज में शीट्स भरनी पड़ती है, तो उसके लिए तो आप लोगों को मटेरियल ज़्यादा होना, तो वो मटेरियल निकालने के लिए आप लोगों को कहीं ना कहीं छानबीन करनी ही पड़ेगी, ठीक है। लेकिन ओवर चीज़ें मत करना, जैसे कि जो सिलेबस में है सिर्फ वही चीज़ करना, वैलिड है वही लिखना, पॉइंट्स को रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है कि भाई पेजेस भरे, नहीं, वैलिड चीज़ें लिखोगे और जो सिलेबस के अंदर है वही लिखोगे, तो आप लोगों को आपके नंबर्स एकदम अच्छे मिलने वाले हैं, ठीक है। ऑल द बेस्ट गाइस। आप लोगों का फर्स्ट सब्जेक्ट का फर्स्ट यूनिट हम लोगों ने साथ में कंप्लीट कर लिया है, मेरा भी रिवीजन हो गया है और आप लोगों को भी थोड़ा बहुत इसका आइडिया लग गया होगा, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। कुछ डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, ओके, बाय गाइस।